अस्सलाम वालेकुम। 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 की एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स अर्थ इज़ ड्यू टू, जो मोशन होती है कोई भी बॉडी जो फॉल करती है उसकी जो है हमेशा अर्थ की तरफ होती है। किस वजह से? वेटलेसनेस की वजह से, टाइम की वजह से, केमिकल एनर्जी की वजह से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डैश। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है अर्थ की वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स व्हाट? सन, अर्थ, मून, जुपिटर। तो अर्थ की बात करें तो इसलिए अर्थ की तरफ होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डैश। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमेशा क्या होती है? रिपल्सिव होती है, अट्रैक्टिव होती है। रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों होती हैं या कोई भी नहीं होती? सो अट्रैक्टिव होती है सिर्फ। अर्थ फील्ड फोर्स इज अ डैश फोर्स। अर्थ की जो फील्ड होती है उसकी जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स होती है? कांटेक्ट है, नॉन कांटेक्ट है, दोनों हैं या कोई भी नहीं है? सो नॉन कांटेक्ट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर डैश। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मौजूद होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। किस वजह से? शेप्स की वजह से, उनके उनके वॉल्यूम्स की वजह से, उनकी डेंसिटी की वजह से, उनके मासेस की वजह से। याद रहे तो मासेस की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम जो होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। स्क्वायर होता है या क्यूब होता है? सो याद रहे वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसी भी मीडियम में हो, कायनात के आप किसी भी हिस्से में हो, वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता मीडियम पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स। न्यूटन का जो लॉ है वो हर दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है लागू। कहाँ पर? अर्थ पर, मून पर, सन पर या यूनिवर्स में? याद रहे यूनिवर्सल लॉ है तो पूरी यूनिवर्स के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द। न्यूटन के लॉ के मुताबिक जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके? m1 m2 के, आर स्क्वायर के, 1/m1 m2 के या 1/r स्क्वायर के। सो याद रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है m1 m2 के। फिर नेक्स्ट में कहता है न्यूटन्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन किस चीज़ की होती है? दोबारा से वही ऑप्शन है। सो याद रहे इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो होती है वो 1/r स्क्वायर की होती है। फिर जनरली पूछता है कि जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल लिखा है ना, डायरेक्टली लिखा है ना इन्वर्सली, इट मीन दोनों की बात कर रहा है। सो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है m1 m2 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर या बोथ ए एंड बी। तो याद रहे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो जस्ट सिर्फ प्रोपोर्शनल कहेगा तो आप ये दोनों सही हैं। इट मीन्स बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर्स। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं कैपिटल जी को, उसकी वैल्यू क्या होती है? सो देखिए आपके पास ऑप्शन है 6.67 एक्सपोनेंट -11। वैल्यूज सारी सेम है, यूनिट सबके डिफरेंट है, तो आपको यूनिट लाजमी याद रखना है इसका। तो उसका यूनिट होता है 6.67 एक्सपोनेंट -11। यूनिट होता है न्यूटन, फिर मीटर का स्क्वायर और किलोग्राम की पावर -2, यानी पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेंस कांस्टेंट एवरीवेयर। आपको बताना है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, हर जगह कांस्टेंट रहती है। सो कैपिटल जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये दुनिया के हर कोने में हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा हर जगह, तो ये कैपिटल जी है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपको बताना है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है किससे कंसिस्टेंट होता है, कौन से लॉ से? न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सो याद रहे थर्ड लॉ का कंसिस्टेंट होता है ये। वेट इज मेजर्ड इन डैश। जो वेट है उसको किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में, किलोग्राम में, किलोग्राम मीटर में, किलोग्राम पर मीटर में। सो याद रहे वेट इज अ फोर्स, तो उसको न्यूटन में मेजर किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर व्हाट? स्प्रिंग बैलेंस जो है किसको मेजर करता है? वेट को,
मास को, डेंसिटी को या वॉल्यूम को। याद रहे स्प्रिंग बैलेंस जो है एक वेट यानी फोर्स को मेजर करता है, सो बेसिकली वेट भी एक फोर्स है। सो स्प्रिंग बैलेंस का बेसिक काम होता है वेट मेजर करना। डैश डिटरमाइंस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास का मतलब होता है ग्रेविटी, ठीक है ना। ये बहुत सी डेफिनेशन आपके पास, कैपिटल जी है, रो है डेंसिटी, या इसको टॉर्क कहते हैं, टॉ जो है सिंबल टॉर्क का। सो ये जो आपसे पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है एफ, फिर डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास का मतलब एम। तो आपको जो है एफ ओवर एम, ए का फॉर्मूला आपने पढ़ा, एफ ओवर एम होता है एक्सेलरेशन, बट चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इट मीन्स ये ग्रेविटी की बात हो रही है। नियर अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जीज, अर्थ की सरफेस के करीब जो स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ग्रेविटी की, वो कितनी होती है। सो देखिए आपके पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, आपको चारों याद रखनी है। अर्थ के लिए जो है 10 होती है। नेक्स्ट वाले में मार्स की सरफेस पे पूछ रहा है आपसे जी की वैल्यू। सो मैंने आपको बताया चारों याद रखनी है आपको। तो मार्स पर होती है 3.77। देन मून पे पूछ रहा है आपसे, मून पर होती है 1.62। देन आपसे जुपिटर की पूछ रहा है, जुपिटर पे सबसे ज़्यादा होती है और वो होती है 25.95। याद रहे ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वेट ज़्यादा होगा, ग्रेविटी कम होगी तो वेट कम होगा। योर वेट एज मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी डैश ऑन द मून। आपको कहता है आपका जो वेट है अर्थ पर, अगर आप मून पे चले जाए तो आपका वेट वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा। तो ज़ाहिर सी बात है मून पे आपको पता है ग्रेविटी बहुत कम होती है अर्थ से, सो ऑटोमेटिक सी बात है ग्रेविटी कम होगी तो वेट भी ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो योर वेट एज मेजर्ड ऑन अर्थ विल बी डैश। आपका जो वेट है जो अर्थ पर होता है वो डैश हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहाँ पर जाकर, मून पर। क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर ग्रेविटी कम हो जाएगी, ग्रेविटी कम होने से वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो डिक्रीज्ड। इस तरह अगर हम बात करें जुपिटर की, तो देखें जुपिटर पे आप जाकर आपको पता है जुपिटर पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब वहाँ वेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपका वेट आप मेजर करते हैं अर्थ पर और जुपिटर पे जाके करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जुपिटर पे ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी आपका वेट उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंक्रीज्ड। आपको एक्सप्रेशन बताना है मास के लिए, मास ऑफ अर्थ के लिए। कैपिटल एम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, या एम ई का फॉर्मूला आपने जनरली पढ़ा था, इक्वल्स टू तो जी आर ई ओवर जी, फिर जी आर ई स्क्वायर ओवर जी, जी जी ये अलग अलग ऑप्शन हैं। तो जी आर ई स्क्वायर ओवर जी आपका ऑप्शन था मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए मास ऑफ अर्थ होता कितना है, 6.0 एक्सपोनेंट 25 kg या 24 ग्राम या -24 kg या +24 kg। तो याद रहे मास कभी भी आपका माइनस में तो खैर नहीं होगा ये अर्थ का, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। सो पॉजिटिव आंसर्स में से आंसर है। फिर यहाँ देखें 2 ऑप्शन, 24 ग्राम वाला, 24 किलोग्राम वाला। याद रहे अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता तो ग्राम में नहीं हो सकता, कभी भी किलोग्राम होगा। तो 6.0 एक्सपोनेंट 24 kg, या इसको 5.99 भी जनरली लिखा जाता है, लेकिन आपको राउंड ऑफ करके बताना चाहिए 6 एक्सपोनेंट 24 kg जो है अर्थ का मास होता है। फिर ओशियन एंड टायर्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ डैश। ओशियन और टायर्स जो होते हैं वजह ग्रेविटी किसकी, ग्रेविटी की वजह से होता है, मून की, सन की, अर्थ की, या बोथ ए एंड बी। तो मून और सन दोनों की ग्रेविटी की वजह से ओशियन एंड टायर्स होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इट चेंजेस द पाथ ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये मून का जो है पाथ यानी रास्ता बदल देता है अर्थ के गिर्द। कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पुल ऑफ द ग्रेविटी, या बोथ ए एंड बी। तो पुल ऑफ द ग्रेविटी जो है ये एक्चुअली पाथ चेंज कर देता है मून का अर्थ के अराउंड। डैश इज अ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ है, मून है, सन है, मार्स है, जो भी अलग अलग ऑप्शन, जुपिटर। सो मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के गिर्द घूमता है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 revolution अराउंड द अर्थ इज अर्थ इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन कहलाती है टाइम पीरियड की। तो ये आपको डेफिनेशन दी हुई है, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। तो टाइम पीरियड जो होता है ये उसकी डेफिनेशन कहलाती है। A communication satellite completes its 1 revolution around the earth in dash hour। कम्युनिकेशन की जो सैटेलाइट है वो एक पूरा अपना रेवोल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर जो है कंप्लीट करती है अर्थ के गिर्द कितने आवर्स में,
24 आवर, तो 18 आवर, 20 या 12 या 6 आवर्स, तो 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है। द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज डैश ऑफ इट्स मास। जो वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की वो क्या होती है मास के हिसाब से, डबल होती है, इक्वल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है। तो याद रहे मास के इंडिपेंडेंट होती है, यानी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जितना मर्जी मास हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी वेलोसिटी को। डैश आर यूज टू पुट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट्स। एरोप्लेन्स हैं, रॉकेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या नन ऑफ दिस। तो रॉकेट्स की मदद से क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स जो होती हैं उनको हम ऑर्बिट्स में रखते हैं रॉकेट्स की मदद से। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द सैटेलाइट प्रोवाइड्स द डैश। जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का सैटेलाइट को क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेविटी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंटीमीटर फोर्स। तो याद रहे वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है। द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट डैश किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जो हाइट होती है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वो तकरीबन अंदाजन कितने किलोमीटर ऊपर होती है ज़मीन से, 36,300, 38,300, 40,300 या 42,300। सो 42,300 इज द राइट आंसर। The first artificial satellite Sputnik 1 was sent into space by। जो फर्स्ट सैटेलाइट थी Sputnik 1 के नाम से, उसको किसने भेजा था स्पेस में सबसे पहले, यूके ने, यूएसए ने, यूएसएसआर ने यानी रशिया ने या चाइना ने। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सन्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू द अर्थ इज डैश टाइम्स ग्रेटर देन डेट ऑफ द मून टू द अर्थ। जो सन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है अर्थ के लिए वो कितने गुना ज़्यादा है मून की ग्रेविटेशन जो अर्थ के लिए है। सो इनका रिलेशन पूछ रहा है कि सन से अर्थ में जो है और मून से जो अर्थ में है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कितने गुना फ़र्क है, 100 टाइम्स है, 127 टाइम्स है, 157 टाइम्स है या 177 टाइम्स। सो 177 टाइम्स जो है इनका आपस में रिलेशन है। 177 टाइम्स जो है ज़्यादा है अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सॉरी सन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू द अर्थ एज़ कम्पेयर टू मून। फिर कहता था एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी इज, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपको बताना है। v इक्वल्स वी, चार आपके पास अलग अलग ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, v इक्वल्स टू स्मॉल g एंड कैपिटल R स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है। द वेलोसिटी डेटा सैटेलाइट मस्ट पोजेस व्हेन ऑर्बिट इज अराउंड अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू। कहता है वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा जब एक जो सैटेलाइट है वो एक ऐसे ऑर्बिट में चला जाएगा जहाँ रेडियस इक्वल हो जाएगा कैपिटल R प्लस H के। तो वहाँ जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये आपके पास चार अलग अलग ऑप्शन है। सो आपको पता होना चाहिए ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर है, GM/R प्लस H। फिर कहते हैं द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज T इक्वल्स टू कैपिटल T। इन टाइम पीरियड का फॉर्मूला है आपको बताना है सैटेलाइट के लिए, वो क्या होगा, 2πr/gm स्क्वायर रूट में है, फिर 2πgm/r है, फिर 2πgm/r स्क्वायर है एंड 2π स्क्वायर रूट के अंदर r²/gm है। सो आपका जो ऑप्शन है लास्ट वाला 2πr² /gm स्क्वायर रूट के अंदर, ये आपका सही आंसर है।